Hello aspirants, I hope you are well and motivated. I welcome you all to the Ticket to Mains program. आज PT 365 सीरीज़ में इकोनॉमी की 5th क्लास है। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन एंड प्लीज़ शेयर दिस चैनल एज मच एज पॉसिबल। आपको इस लेक्चर के नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है। इस लेक्चर के नोट्स PDF फॉर्मेट में टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दिए गए हैं, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। आज का पहला टॉपिक है स्पेशल नॉन रेजिडेंट रुपी अकाउंट, SNRR। ये क्या है? ये एक टाइप का बैंक अकाउंट है जो कि RBI ने लॉन्च किया है टू फैसिलिटेट बिजनेस एंड इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज़ ऑफ नॉन रेजिडेंट इंडियंस मीन्स NRIs। इसमें ट्रांजैक्शंस जो होते हैं वो रुपीज़ में होते हैं। NRIs एंड अदर नॉन रेजिडेंट्स हु आर अदर देन इंडिविजुअल्स फ्रॉम पाकिस्तान एंड बांग्लादेश कैन ओपन दिस अकाउंट। पाकिस्तान और बांग्लादेश के लोग इस अकाउंट को नहीं ओपन कर सकते, बाकी सभी लोग कर सकते हैं। The funds in the SNRR account are fully repatriable, means they can be transferred abroad without any restrictions। जो इस फंड में जो इंडिविजुअल्स इन्वेस्ट करेंगे वो अपने पैसे को कभी भी वापस निकाल सकते हैं, उनके ऊपर कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। अगर उस पर कोई इंटरेस्ट अर्न किया गया है, जो मनी डिपॉजिट किया गया है, अगर उसके ऊपर कोई इंटरेस्ट कमाया है तो दैट इंटरेस्ट इज सब्जेक्ट टू इंडियन लॉज, मीन्स दे हैव टू पे इनकम टैक्स ऑन दैट इंटरेस्ट। एक और टाइप का अकाउंट है जो RBI ने लॉन्च किया है, वो है स्पेशल रुपी वॉस्त्रो अकाउंट। स्पेशल रुपी वॉस्त्रो अकाउंट ये किस लिए लॉन्च किया गया है? ये लॉन्च किया है इंडिया के इंटरनेशनल ट्रेड को रुपए में सेटलमेंट करने के लिए। जैसे आपने देखा होगा अभी रिसेंटली कि अमेरिका ने रशिया के ऊपर कई सारे सैंक्शंस लगा दिए, ईरान के ऊपर कई सारे सैंक्शंस लगाए हुए हैं। तो अब क्योंकि इंडिया ने रशिया से सस्ता क्रूड ऑयल परचेज किया, अब उसको सेटलमेंट डॉलर में कर नहीं सकते क्योंकि रशिया के ऊपर सैंक्शंस हैं। तो ओब्वियसली रूबल का हम ज़्यादा कहीं यूज़ कर नहीं पाएंगे और हम रशिया को पे किस करेंसी में करेंगे? या तो रूबल में करें या रुपी में करें, और रुपी में पे करना हमारे लिए ज़्यादा बेनिफिशियल है। तो इसलिए इंडियन गवर्नमेंट और रशियन गवर्नमेंट के बीच में एक एग्रीमेंट हुआ कि रशिया और इंडिया के बीच का जो ट्रेड है वो इंडियन रुपी में सेटल हो सकता है। अब रशिया के साथ भी सेम प्रॉब्लम है कि इंडियन रुपीज़ की एक्सेप्टेबिलिटी मार्केट में ज़्यादा नहीं है, उसके लिए इंटरनेशनल ट्रेड में इसको सर्कुलेट करना ईजी नहीं है। तो अब वो रुपीज़ का क्या करें? तो एक मैकेनिज्म लॉन्च किया गया, स्पेशल रुपी वॉस्त्रो अकाउंट, जिसमें जो रशियन कंपनीज़ हैं वो अपने अर्नड मनी को, अर्नड रुपीज़ को, जो रुपया वो कमा रही हैं उसको वो इस अकाउंट में डिपॉजिट कर सकते हैं, और जो भी ट्रेड रशिया और इंडिया के बीच में होगा वो इस अकाउंट से सेटल किया जा सकता है। सो व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ दिस अकाउंट? It enables foreign banks to hold rupee accounts in Indian banks for trade settlement. Who can open this account? Foreign banks from partner countries approved by RBI. What is the currency denomination? This account is maintained in Indian rupees. What is the usage? It is opened primarily for import-export transactions between India and the partner country. It helps reduce dependence on foreign currencies like US dollar and strengthens bilateral trade relations. नेक्स्ट टॉपिक इज कंटिन्यूस लिंक्ड सेटलमेंट्स। ये क्या होता है? सिंपल भाषा में समझते हैं। ये एक प्लेटफॉर्म है जिस पर जो फॉरेन ट्रेड होता है इंडिया का, जो भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता है, जो फॉरेन ट्रेड होता है, उसको सेटल करने का एक प्लेटफॉर्म है। जैसे अपने यहाँ पे है, जैसे इंडिया में बैंक्स के बीच में ट्रांजैक्शंस को फैसिलिटेट करने के लिए है कोर बैंकिंग सिस्टम। कोर बैंकिंग सिस्टम और रिटेल जो सेटलमेंट्स हैं, रिटेल जो ट्रांजैक्शंस हैं, उनको सेटल करने के लिए क्या है अपने पास? UPI, NEFT। ठीक है, तो इसी तरीके की एक मैकेनिज्म है जो फॉरेन ट्रेड होता है उसमें पेमेंट्स को सेटल करने के लिए ये मैकेनिज्म है कंटिन्यूस लिंक्ड सेटलमेंट। इट वर्क्स 24/7। CLS provides a secure platform for settling foreign exchange trades in multiple currencies, ensuring payments are made only if both parties fulfill their obligations. नेक्स्ट टॉपिक इज कैपिटल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी। अब यहाँ पे दो वर्ड्स हैं, एक है कैपिटल अकाउंट, एक है कन्वर्टिबिलिटी। कैपिटल अकाउंट क्या होता है? इंडिया के बैलेंस ऑफ पेमेंट्स के लिए दो कंपोनेंट्स हैं, एक है कैपिटल अकाउंट और दूसरा है करंट अकाउंट। तो जो कैपिटल अकाउंट है इसमें हम कौन से ट्रांजैक्शंस काउंट करते हैं? जो इन्वेस्टमेंट्स होते हैं, इन्वेस्टमेंट्स।
और इस करंट अकाउंट के अंदर कौन से ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड होते हैं? जो ट्रेड्स होते हैं। ओके, ये बेसिक है, मोटा मोटा समझा रहा हूँ, और डिटेल्स तो और भी ज़्यादा हैं इसमें, लेकिन यहाँ के लिए इतना काफ़ी है। तो कैपिटल अकाउंट और कन्वर्टिबिलिटी क्या होती है? जब हम दो करेंसीज को किस तरीके से हम एक दूसरे के साथ एक्सचेंज कर सकते हैं। तो कैपिटल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी क्या होती है कि द फ्रीडम टू कन्वर्ट लोकल करेंसी, दैट इज इंडियन रुपी, इनटू फॉरेन करेंसी फॉर कैपिटल ट्रांजेक्शन्स लाइक इन्वेस्टमेंट्स, लोन एंड ट्रांसफर्स ऑफ कैपिटल। ठीक है, तो जो भी इन्वेस्टमेंट, लोन्स, ट्रांसफर्स ऑफ कैपिटल लाइक ट्रेडिंग ऑफ शेयर्स एंड एक्विजिशन ऑफ इक्विटी इन द कंपनीज, तो इसके अंडर जो भी इन्वेस्टमेंट आती है, जो भी इनफ्लो आता है करेंसी का, उसको हम कितना फ्रीली अलाउ कर रहे हैं रुपए में कन्वर्ट होने के लिए, वो क्या है? कैपिटल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी। इंडिया फॉलोज पार्शियल कैपिटल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी। वाई? बिकॉज it poses a risk to currency stability of our country. Let's discuss the benefits of capital account convertibility. The benefits are: it boosts foreign investments by improving access to global markets. It provides opportunity for currency diversification. And what are the risks associated? Exchange rate volatility. If unrestricted capital flows can lead to a volatile currency and impact inflation. ठीक है, अगर फुली कैपिटल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी हो जाएगी तो इसका मतलब ये है कि फॉरेन इन्वेस्टर्स मन चाहे जब जितना पैसा लेके आ सकते हैं, ओके, दे आर वेलकम। लेकिन अगर ज़्यादा इन्वेस्टमेंट आ जाएगा, सपोज सारा डॉलर आ रहा है और 100% कैपिटल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी है, तो फॉरेन इन्वेस्टर्स को इंडिया में इन्वेस्ट करने के लिए किस में इन्वेस्ट करना होगा? रुपी में। अब जब वो डॉलर लेके आएंगे तो वो डॉलर को किस में एक्सचेंज करेंगे? रुपी में। तो रुपए की डिमांड बढ़ जाएगी, और रुपए की जब डिमांड बढ़ जाएगी तो रुपए की वैल्यू क्या होगी? इंक्रीज हो जाएगी। जब रुपए की वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी तो क्या होगा? इन्फ्लेशन। इट विल लीड टू इन्फ्लेशन। और अगर 100% कन्वर्टिबिलिटी है तो उस केस में क्या होगा कि जो इन्वेस्टर्स हैं, दे आर फ्री टू कम इन टू इंडिया, दे आर फ्री टू इन्वेस्ट इन टू इंडिया, बट दे आर ऑल्सो फ्री टू गो आउटसाइड ऑफ इंडिया एट एनी टाइम। वो चाहें तो कभी भी अपना इन्वेस्टमेंट निकाल के 100% कन्वर्ट करके रुपए से डॉलर में इंडिया से बाहर निकल सकते हैं। तो इससे क्या होगा? इन्वेस्टमेंट के टाइम पर तो रुपए की वैल्यू बढ़ी, इन्फ्लेशन हो गई, लेकिन जैसे ही वो बाहर जाने लगेंगे उस समय क्या होगा कि दे विल स्टार्ट डंपिंग रुपी एंड परचेज डॉलर। ठीक है, तो उस केस में क्या होगा कि रुपए की वैल्यू बहुत ज़्यादा गिर जाएगी, तो हमारा जो इम्पोर्ट है दैट विल बिकम वेरी कॉस्टली। ओके, it also poses a risk to financial stability of our economy. It leads to speculation of large currency swings which can harm the local economy. Means अगर 100% कैपिटल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी अगर हमने कर दी, देन इट कैन लीड टू स्पेकुलेशन। अगर किसी को लगता है कि इन फ्यूचर रुपए की वैल्यू बढ़ने वाली है, तो फॉरेन इन्वेस्टर्स क्या करेंगे? दे विल स्टार्ट टू बाय रुपी। बाई सेलिंग डॉलर दे विल स्टार्ट टू बाय रुपी एंड एक्यूमुलेट रुपी। अब जैसे ही, अब इससे होगा क्या? दे विल इन्फ्लेट द वैल्यू ऑफ रुपी आर्टिफिशियली। ओके, नेचुरली क्या होना चाहिए कि बाई ट्रेड कॉम्पिटिटिवनेस द वैल्यू ऑफ ए करेंसी, द स्ट्रेंथ ऑफ ए करेंसी इंक्रीजेज और डिक्रीजेज। बट इफ़ यू आर ट्रेडिंग डिस्प्रपोर्शनेटली इन ए करेंसी, अगर आप जानबूझ के किसी कंट्री की करेंसी को बहुत ज़्यादा खरीदते जा रहे हो, तो उस करेंसी का क्या होगा? वो करेंसी की वैल्यू बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, लेकिन उस करेंसी की जो वैल्यू बढ़ी है वो आर्टिफिशियल होगी, उसके अंडरलाइंग कोई एसेट नहीं है। ठीक है, अब जैसे ही फॉरेन इन्वेस्टर्स को लगेगा कि अब रुपए की वैल्यू सफिशिएंट इंक्रीज हो गई है, अब हमें इससे प्रॉफिट निकाल लेना चाहिए, तो वो क्या करेंगे कि रुपए को डंप करना स्टार्ट कर देंगे। अब जैसे ही वो डंपिंग स्टार्ट करेंगे तो रुपए की वैल्यू तेज़ी से गिरना स्टार्ट हो जाएगी। उससे क्या होगा कि कंट्री के जो इम्पोर्ट्स हैं दे विल बिकम वेरी कॉस्टली, तो that will hurt our balance of payment. Okay, let's discuss next topic, current account convertibility. Similar to this, but it is on the part of current account. Current accounts में क्या होता है? Trade. The freedom to convert a country's currency into foreign currency for transactions related to current account, including trade in goods and services, interest payments and remittances. Remittances क्या होते हैं?
द इंडियन ओरिजिन पर्सनस, द एनआरआईज विच हु सेंड रुपी टू इंडिया, वो रेमिटेंसेज होते हैं। बाहर में जो इंडिया के लोग काम कर रहे हैं, जो जॉब कर रहे हैं, वो वहाँ से जो रुपया इंडिया वापस भेजते हैं उसको हम रेमिटेंस कहते हैं। ओके। इंडिया फॉलोज फुल करंट अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी। ओके। What are the benefits? It facilitates international trade. Yes. It encourages foreign exchange liquidity. It promotes global economic integration. And what are the risks? The impact on exchange rate. Excessive import or remittances could lead to balance of payment deficit, which could affect the country's currency value. Next risk is trade imbalance. High trade deficit or dependence on external remittances can cause economic vulnerabilities. Hope you understood. Next topic is World Bank Group Guarantee Platform. ये क्या होता है? It is a guarantee provided to private lenders for infrastructure projects that require large loans or phase. ये प्लेटफॉर्म क्या है? ये वर्ल्ड बैंक ग्रुप के द्वारा लॉन्च किया गया है। ये बेसिकली क्या करता है? इट प्रोवाइड्स एन इंश्योरेंस टू प्राइवेट लेंडर्स। ठीक है, मान लीजिए इंडिया में कोई प्रोजेक्ट स्टार्ट करना है गवर्नमेंट को पब्लिक वेलफेयर के लिए, या उससे इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा। ठीक है, अब कोई प्राइवेट लेंडर है, अब या तो गवर्नमेंट आरबीआई से पैसा ले, या गवर्नमेंट इंडियन डोमेस्टिक मार्केट से पैसा उठाए उसमें इन्वेस्ट करने के लिए, या फिर वर्ल्ड बैंक से लोन ले। अब मान लीजिए कि वर्ल्ड बैंक से लोन वगैरह का ऑप्शन नहीं है, गवर्नमेंट किसी प्राइवेट पार्टी को एक्सप्लोर करना चाहती है, तो फॉरेन इन्वेस्टर अगर कोई है तो वो चाहता है इंडिया में इन्वेस्ट करना, लेकिन अगर उसको लगता है कि सिचुएशंस इंडिया में ऐसी हैं कि पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी रहती है, यहाँ पे पता नहीं प्रोजेक्ट टाइम पे कंप्लीट हो पाएगा नहीं हो पाएगा, पता नहीं गवर्नमेंट टाइम से अपनी सरकार चला पाएगी नहीं चला पाएगी, तो वो काफ़ी अनसर्टेन सिचुएशंस होती हैं। इस केस में क्या होगा कि जो प्राइवेट लेंडर्स होगा, जो फॉरेन लेंडर है, जो फॉरेन इन्वेस्टर है, वो काफ़ी डिटर्ड फील करेगा, वो डरा हुआ फील करेगा कि यार यहाँ पे इन्वेस्ट करूँ या नहीं करूँ। तो ये ग्रुप क्या है? ये इसीलिए है, उसको एक इंश्योरेंस प्रोवाइड कराने के लिए, एक गारंटी देता है उस लेंडर को कि आपका जो भी इन्वेस्टमेंट है उसको हम कवर करेंगे। अगर आपका इन्वेस्टमेंट दूसरे कंट्री में डूबता है तो उसको हम आपको पे बैक कर देंगे। सो इट्स सिग्निफिकेंस इज इट कवर्स पॉलिटिकल एंड सॉवरेन रिस्क। ओके, सो देर आर 3 टाइप्स ऑफ कवरेज। फर्स्ट वन इज क्रेडिट गारंटी फॉर लोन्स, मीन्स जो लोन्स दिए जा रहे हैं प्राइवेट लेंडर्स के द्वारा, उनकी जो अमाउंट ऑफ लोन दिया गया उसकी गारंटी ऑफ पे बैक। ट्रेड फाइनेंस गारंटीज, कि जो ट्रेड हो रहा है इम्पोर्ट एक्सपोर्ट में उसकी। पॉलिटिकल रिस्क इंश्योरेंस अगेंस्ट नॉन कमर्शियल रिस्क फॉर प्राइवेट सेक्टर प्रोजेक्ट्स। नॉन कमर्शियल रिस्क क्या होते हैं? जैसे कोई प्रोजेक्ट चल रहा है लेकिन वहाँ की लोकल यूनियन ने उसको रुकवा दिया या उसको डैमेज कर दिया, इस तरीके की चीज़ें। और पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप्स। ठीक है, अब डिस्कस कर लेते हैं वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक वाज ओरिजिनेटेड इन ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस इन 1944। IMF and World Bank are called Bretton Woods twins. Its objective is to reduce poverty, support development by providing financial and technical assistance. World Bank Group is a group of 5 organizations. First one is International Bank for Reconstruction and Development, International Development Association, International Finance Corporation, Multilateral Investment Guarantee Agency, इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट कंपनीज। आई होप इनका ये नाम आपने कहीं ना कहीं सुने होंगे ड्यूरिंग योर प्रिपरेशन। तो बस ये ध्यान रखना है कि वर्ल्ड बैंक ग्रुप जो है इन 5 ग्रुप्स को मिला के बनता है। लेकिन वर्ल्ड बैंक क्या है? वर्ल्ड बैंक रेफर्स ओनली टू IBRD एंड IDA, दिस एंड दिस, ये दोनों मिला के बनाते हैं वर्ल्ड बैंक, और ये पाँचों मिल के बनते हैं वर्ल्ड बैंक ग्रुप। ये व्हाट आर द रिपोर्ट्स पब्लिश्ड बाय वर्ल्ड बैंक? दीज आर ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट, इसको ध्यान में रखिएगा, ये जो रिपोर्ट्स हैं नॉर्मली कभी कभी पूछ ली जाती हैं। रेसिपी फॉर ए लिविंग प्लैनेट, अचीविंग नेट जीरो इमिशंस, नॉर्मली नेट जीरो इमिशंस को हम पेरिस कन्वेंशन से जोड़ के देखते हैं, लेकिन ये जो रिपोर्ट है ये वर्ल्ड बैंक ने पब्लिश की है। पॉवर्टी एंड शेयर्ड प्रॉस्पेरिटी रिपोर्ट। ठीक है, अगला टॉपिक है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन रिसेंटली काफ़ी न्यूज़ में रहा है, क्योंकि इसकी जो डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी है उसको USA ने बनने नहीं दिया, रीऑर्गेनाइज नहीं होने दिया। और रिसेंटली अभी क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप USA के नए इलेक्टेड प्रेसिडेंट हैं, तो
उन्होंने क्या घोषणा कर दी कि यूएसए जो है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन से बाहर हो जाएगा। ठीक है, तो ये काफ़ी प्रोबेबल है कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड कोई ना कोई क्वेश्चन अपकमिंग प्रीलिम्स में पूछा जाए। तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन वाज एस्टैब्लिश्ड ऑन जनवरी 1 1995। ठीक है, ये काफ़ी नया ऑर्गेनाइजेशन है, ये 1995 में बना था। इट वाज नॉट एस्टैब्लिश्ड एट द टाइम ऑफ यूनाइटेड नेशंस। इट वाज ए सक्सेसर टू द जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड ट्रेड, जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ्स एंड ट्रेड। तो इससे पहले ये ऑर्गेनाइजेशन थी, इसके बाद में 1995 में WTO बना। इट्स ऑब्जेक्टिव इज टू रेगुलेट इंटरनेशनल ट्रेड। लेट्स डिस्कस सम प्रिंसिपल्स ऑफ WTO। फर्स्ट प्रिंसिपल इज नॉन डिस्क्रिमिनेशन अमॉन्ग ट्रेडिंग पार्टनर्स। इट इंक्लूड्स मोस्ट फेवर्ड नेशन। मोस्ट फेवर्ड नेशन का मीनिंग क्या होता है? एनी ट्रेड बेनिफिट गिवन टू एनी वन मेंबर मस्ट अप्लाई टू ऑल। जैसे जो मेंबर कंट्री है WTO का, वो किसी भी मेंबर कंट्री को कोई भी ट्रेड बेनिफिट देता है तो वो ट्रेड बेनिफिट सारे मेंबर कंट्रीज़ के लिए अप्लाई होना चाहिए। ठीक है, मीन्स कोई भी एक मेंबर कंट्री दूसरे मेंबर कंट्री के अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकता है। नेक्स्ट पार्ट इज नेशनल ट्रीटमेंट, मीन्स इंपोर्टेड गुड्स मस्ट बी ट्रीटेड लाइक डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स। इसका मतलब क्या है? मीन्स यू कैन नॉट इम्पोज एक्सेसिव ट्रेड बैरियर्स। You cannot impose excessive trade barriers which could not be justified. ओके, ऐसा नहीं है कि आप बहुत सारे टैक्सेस लगा दो या ये वो टैक्सेस लगा दो, इस तरीके का नहीं। रेसिप्रोसिटी, ट्रेड कंसेशंस मस्ट बी म्यूचुअल। नेक्स्ट प्रिंसिपल इज बाइंडिंग एंड इन्फोर्सेबल कमिटमेंट्स। WTO एग्रीमेंट्स आर मैंडेटरी एंड मस्ट बी फॉलोड, मीन्स दे आर बाइंडिंग ऑन द मेंबर पार्टीज। What are some agreements under WTO? First one is GATT, General Agreement on Trade and Tariffs. It deals with goods. Next one is GATS, General Agreement on Trade in Services. It deals with trade in services. Next one is TRIPS, Trade Related Aspects of International Intellectual Property Rights. It deals with intellectual property like patents, copyright. Okay. Next is dispute settlement mechanism. The rulings of dispute settlement mechanism are binding. The dispute settlement mechanism has strict timelines to resolve disputes, typically within 12 to 18 months. तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि डिस्प्यूट सेटलमेंट मैकेनिज्म की रूलिंग्स आर एडवाइजरी। यूपीएससी हो सकता है किसी स्टेटमेंट में दे दे, लेकिन नहीं, इसकी जो रूलिंग्स हैं वो बाइंडिंग होती हैं और इसका एक टाइम फ्रेम होता है जिसके अंदर इसको कोई भी डिस्प्यूट को रिजॉल्व करना होता है। Let's discuss some other important topics under WTO. WTO's agreement on agriculture. It is regarding agri-food subsidies. It was negotiated at the Uruguay round and ratified in Marrakesh, which is in Morocco, in 1994. Here कुछ चीज़ें डिस्कस की गई थी, जैसे कुछ कंट्रीज़ जो हैं जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स पे बहुत ज़्यादा सब्सिडीज़ देते हैं, उससे क्या होती है कि उनकी जो प्रोडक्शन कॉस्ट होती है फॉर द फार्मर दैट बिकम्स वेरी लो, एंड उससे क्या होता है कि द एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स बिकम्स वेरी चीप। अब किसी कंट्री का सब्सिडीज़ की वजह से प्रोडक्ट्स अगर बहुत ज़्यादा चीप है तो एक्सपोर्ट मार्केट में, इंटरनेशनल मार्केट्स में उसकी डिमांड ज़्यादा हो जाएगी। अब इससे होगा क्या कि उन कंट्रीज़ के एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स को लॉस होगा जो ज़्यादा सब्सिडीज़ नहीं देते हैं। ठीक है, तो इस वजह से ये एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर किया गया था, जिसमें एग्री फूड सब्सिडीज़ को डिस्कस किया गया था कि कितना इनकी लिमिटेशन होनी चाहिए, कौन सा कंट्री कितनी सब्सिडीज़ प्रोवाइड कर सकता है अपने कंट्री में। तो इसके अंडर एक पीस क्लॉज भी डिस्कस किया गया था। WTO at 9th Ministerial Conference in Bali agreed to a peace clause as an interim solution to public stock holding for food security. अब ये मुद्दा था क्या? जो डेवलप्ड नेशंस थे वो ज़्यादा सब्सिडीज़ नहीं देते थे एग्रीकल्चर पे। अब उनका एग्रीकल्चर प्रोड्यूस जो है वो महंगा भी होता है, क्योंकि वो वहाँ पे किसान जो हैं वो ज़्यादा मैकेनाइज्ड है, वहाँ एग्रीकल्चर ज़्यादा मैकेनाइज्ड है, इसलिए इनपुट कॉस्ट उनकी ज़्यादा होती है। अब दूसरे कंट्रीज़ हैं जो ज़्यादा सब्सिडी देते हैं किसानों को, जैसे चाइना एंड इंडिया। अब यहाँ पे क्या है कि एग्रीकल्चर जो प्रोड्यूस है उसकी कॉस्ट हो जाती है कम, वेरी लो, कंपेयर टू
USA एंड यूरोपियन कंट्रीज़। और इंडिया जैसे कंट्री में एक दो प्रोग्राम और चलाए जाते हैं, जैसे PDS के लिए गवर्नमेंट कहाँ से जो अनाज इकट्ठा करती है, वो करती है MSP के थ्रू, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। अब इस तरीके की चीज़ें क्या होती हैं कि MSP के थ्रू गवर्नमेंट ने बहुत सारा अनाज खरीद लिया, अब वो अनाज फ्री मार्केट में आया नहीं। अब क्योंकि फ्री मार्केट में कोई चीज़ नहीं आई है, तो उसकी डिमांड, उसकी जो सप्लाई है ऑलरेडी रेस्ट्रिक्टेड हो गई। उससे क्या होगा कि उस गुड्स के, उस एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स के वैल्यू में और जो रेट है उसमें डिफरेंस क्रिएट होगा। उससे क्या होता है कि इंटरनेशनल ट्रेड इम्बैलेंस होता है। तो ये दो मुद्दे उठाए गए थे डेवलप्ड कंट्रीज़ के द्वारा। अब क्योंकि MSP और PDS जैसे प्रोग्राम डेवलपिंग कंट्रीज़ के लिए फूड सिक्योरिटी के लिए भी एसेंशियल हैं, तो इसलिए बाली में 9th मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस में एक पीस क्लॉज साइन किया गया, जिसमें डेवलपिंग कंट्रीज़ को अलाउ किया गया कि दे कैन कंटिन्यू देयर पब्लिक स्टॉक होल्डिंग फॉर फूड सिक्योरिटी पर्पजेज। ओके, तो इस कॉन्फ्रेंस में कुछ सब्सिडीज़ को कैटेगराइज किया गया, जिनको अलग अलग कैटेगरी में बांटा गया, जिनको हम कहते हैं एम्बर बॉक्स, ब्लू बॉक्स एंड ब्राउन बॉक्स। अब एम्बर बॉक्स में कौन सी सब्सिडीज आती हैं? सब्सिडीज दैट आर हाईली ट्रेड डिस्टॉर्टिंग, they should be subjected to reduction commitments as they impact price and production. For example, they include direct payments, price supports, cost reducing subsidies. Okay, such as in Indian agriculture, इलेक्ट्रिसिटी को बहुत लंबे समय तक सब्सिडाइज करके रखा गया। फर्टिलाइजर्स पे बहुत ज़्यादा सब्सिडी गवर्नमेंट देती है। अब किसान को कम अमाउंट में ये इनपुट्स मिलेंगे, कम कॉस्ट पर, तो ऑब्वियसली एग्री प्रोड्यूस का कॉस्ट कम हो जाएगा और किसान उन्हीं फसलों को ज़्यादा प्रोड्यूस करेगा जो इन इनपुट से ज़्यादा प्रोडक्टिविटी दे सकती हैं। अब इससे होगा क्या कि दिस कैन कॉज ओवर प्रोडक्शन एंड डंपिंग, हार्मिंग ग्लोबल ट्रेड कॉम्पिटिटिवनेस। नेक्स्ट वन इज ब्लू बॉक्स। These subsidies are less trade distorting subsidies. These are exempt from reduction commitments under certain conditions. Examples include payments to farmers for production limits or environmental practices. It allows countries to support agriculture while minimizing trade distortions. Third one is brown box. It is an informal WTO term for subsidies that do not fit into amber or blue box, that may have negative environmental or trade impacts. These include programs that encourage unsustainable farming without production limits. Next topic is WTO Agreement on Fisheries Subsidies. Its another name is Geneva Package. Geneva Package. It is done to curb harmful subsidies which contribute to depletion of the world's fish stocks. तो फिशरीज़ में जो कंट्री सब्सिडीज़ देते हैं, जिनकी वजह से फिश स्टॉक्स बहुत ज़्यादा कम हो जाएंगे और फिश की स्पीसीज़ को इंडेंजर करती हैं जो सब्सिडीज़, उनको कंट्रोल करने के लिए ये एग्रीमेंट साइन किया गया है। इन इट देयर इज ए स्पेशल एंड डिफरेंशियल ट्रीटमेंट। डेवलपिंग कंट्रीज एंड लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज हैव बीन अलाउड ए ट्रांजिशन पीरियड ऑफ 2 years फ्रॉम द डेट ऑफ एंट्री इनटू फोर्स ऑफ दिस एग्रीमेंट। मीन्स जो डेवलपिंग एंड लीस्ट डेवलप्ड कंट्री है, उनको 2 साल का टाइम दिया गया है कि 2 साल के अंदर अंदर आप इन सब्सिडीज़ को कंट्रोल कर लीजिए और एलिमिनेट कर दीजिए। अब क्या इंडिया इसका पार्ट होगा? ऑब्वियसली नहीं, क्योंकि इंडिया को अपने फार्मर्स की इनकम को डबल करना है, जो कि अभी तक नहीं हो पाई है। तो ऑब्वियसली जब सब्सिडीज़ दे के फार्मर्स को इनकरेज नहीं करेंगे तो उनको इनकम डबल कैसे होगी? ऑब्वियसली इंडिया इसका पार्ट नहीं है। नेक्स्ट टॉपिक इज ट्रिप्स। अभी हमने डिस्कस किया था ट्रिप्स। ये किस लिए होता है? कॉपीराइट्स, ट्रेडमार्क, ज्योग्राफिकल इंडिकेशंस, इनको कवर करता है। बेसिकली 2 इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज़ जो हैं इनको। एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है कंपलसरी लाइसेंसिंग। ये क्या होता है? इट अलाउड कंपलसरी लाइसेंसिंग, द ट्रिप्स एग्रीमेंट अलाउड कंपलसरी लाइसेंसिंग टू प्रोड्यूस द पेटेंटेड प्रोडक्ट और प्रोसेस विदाउट द कंसेंट ऑफ द पेटेंट ओनर। नॉर्मली होता क्या है कि जब किसी को अपने किसी इन्वेंशन के लिए एक पेटेंट मिल जाता है, तो पेटेंट में एक टाइम फ्रेम होता है 20 ईयर्स। इंडिया में ये 20 ईयर्स है। 20 ईयर्स तक दैट पर्सन हु इज़ द ओनर ऑफ पेटेंट, दैट पर्सन गेट्स मोनोपोली राइट। ओके, सिर्फ वही पर्सन उसको कमर्शियली एक्सप्लॉइट कर सकता है। अब लेकिन जो ट्रिप्स एग्रीमेंट है, इट अलाउज फॉर कंपलसरी लाइसेंसिंग। अब कंपलसरी लाइसेंसिंग के अंडर
गवर्नमेंट चाहे तो किसी भी पेटेंटेड प्रोडक्ट का मैन्युफैक्चरिंग करा के उसका ट्रेड करा सकती है विदाउट द कंसेंट ऑफ द पेटेंट ओनर। ओके, ये नॉर्मली इन्फोर्स किया जाता है इन फील्ड ऑफ ड्रग्स। तो अभी आपने देखा होगा कि कोविड-19 के टाइम पर एक पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी क्रिएट हो गई थी। अब उस सिचुएशन में कई सारी जो यूरोपियन फार्मेसी कंपनीज थी उन्होंने कई सारे ड्रग्स बनाए थे, कई सारी वैक्सीन्स बनाई थी। अब वो चाह रही थी कि उन वैक्सीन से वो प्रॉफिट कमाएं। अब क्योंकि इमरजेंसी सिचुएशंस थी, अब लोगों के पास इतना ज़्यादा पैसा था नहीं कि उसको काफ़ी हाई प्राइस पर उन कंपनीज़ को वो मेडिकेशन के लिए पे कर पाते। अब इस सिचुएशन में क्या हुआ कि गवर्नमेंट ने, जो डिफरेंट कंट्रीज़ की गवर्नमेंट ने जो ड्रग था, जो वैक्सीन था, उसको दे ब्रॉट अंडर कंपल्सरी लाइसेंसिंग। दे अलाउड द जेनरिक मैन्युफैक्चरर्स टू कॉपी द ड्रग फॉर्मूला and manufacture that vaccine and distribute it to the public. Okay, let's discuss world trade statistics on agri export. ये कुछ नहीं है, एक रिपोर्ट है बाय WTO। इसमें बस ये बताया गया है कि कौन से कंट्री आर एट द टॉप इन 2023 इन एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट्स। तो इसमें आप बस इतना ध्यान रखिए कि इंडिया की पोजीशन थी ऑफ 8th लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ एग्री फूड प्रोडक्ट्स इन 2023। अब ये जनरल है एग्री फूड प्रोडक्ट्स, इसमें बहुत सारे फूड प्रोडक्ट्स इंक्लूडेड। ऑब्वियसली डिफरेंट फूड प्रोडक्ट्स के लिए इंडिया की रैंकिंग वर्ल्ड एक्सपोर्ट में अलग अलग है, लेकिन एज ए जनरल एग्री फूड एक्सपोर्टर इंडिया इज 8th लार्जेस्ट एक्सपोर्टर इन द वर्ल्ड। नेक्स्ट इज एड फॉर ट्रेड इन एक्शन। इट इज ए रिपोर्ट बाय WTO। नेक्स्ट टॉपिक इज एंटी डंपिंग ड्यूटी। ये क्या होती है? इट इज ए गवर्नमेंट इम्पोज्ड ड्यूटी। ड्यूटी मीन्स ए टैक्स ऑन इम्पोर्ट्स सोल्ड बिलो फेयर मार्केट वैल्यू, ऑफ्टन बिलो प्रोडक्शन कॉस्ट और डोमेस्टिक प्राइसेस। सपोज चाइना ने कुछ टॉयज़ बनाए, अब इन टॉयज़ की जो मार्केट वैल्यू है वो है 5 रुपये, लेकिन चाइना क्या चाहता है कि अपने प्रोडक्ट्स को इस तरीके से एक्सपोर्ट करे कि कंट्रीज़ की, सपोज इंडिया, तो इंडिया की जो डोमेस्टिक टॉय इंडस्ट्री है इसको आउट ऑफ बिजनेस कर दे। अब इसको आउट ऑफ बिजनेस कैसे करेगा कि जो यहाँ की डोमेस्टिक टॉय इंडस्ट्री है वो जितने रुपए में टॉय बना के बेच रही है कोई, उससे कम रेट में वो टॉय बना के चाइना यहाँ इंडिया में बेचे, तो क्या होगा? लोग सस्ते टॉय को ज़्यादा खरीदेंगे कंपेयर टू महंगा टॉय। तो ऐसा करने के लिए क्या होगा कि चाइना अपने एक्सपोर्ट्स पर कुछ छूट दे देगा, जिससे कि उनके एक्सपोर्ट्स जो हैं वो सस्ते हो जाएंगे और इंडिया में वही एक्सपोर्ट एज ए इम्पोर्ट आएंगे और यहाँ की डोमेस्टिक इंडस्ट्री को रिप्लेस करना स्टार्ट कर देंगे। अब इस नेगेटिव इफेक्ट से बचने के लिए इंडिया की गवर्नमेंट क्या करती है कि एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाती है ऐसे प्रोडक्ट्स पर जहां वो ये देखती है कि क्या कोई प्रोडक्ट्स उनकी फेयर मार्केट वैल्यू से कम प्राइस पे बेचा जा रहा है किसी कंट्री के द्वारा। ओके, नेक्स्ट टॉपिक इज काउंटर वेलिंग ड्यूटी। ये एक सिमिलर था टॉपिक है लेकिन थोड़ा सा अलग है। कैसे? इट इज़ ए टैरिफ इम्पोज्ड ऑन इम्पोर्टेड गुड्स टू काउंटरैक्ट सब्सिडीज। ओके, यहाँ पे गवर्नमेंट क्या देखती है कि क्या किसी टाइप की गुड्स पर जो ट्रेडिंग कंट्री है, जो दूसरे कंट्री से हम इंपोर्ट कर रहे हैं, क्या वहाँ की गवर्नमेंट उस गुड पर, उस सामान पर कुछ अननेसेसरी सब्सिडीज़ दे रही है जस्ट टू मेक देम चीपर, जस्ट टू मेक इट चीपर। सपोज चाइना कोई टॉय, किसी टाइप के टॉय को, टॉय इंडस्ट्री को बहुत ज़्यादा सब्सिडी दे, ठीक है, तो उससे क्या होगा कि इस टॉय इंडस्ट्री का जो फाइनल प्रोडक्ट होगा दैट विल बिकम मच चीपर। अब वो चीपर होगा तो इंडिया में क्या होगा कि यहाँ की डोमेस्टिक इंडस्ट्री को रिप्लेस करना स्टार्ट कर देगा। यहाँ के जो लोग हैं वो सस्ता टॉय खरीदेंगे कंपेयर टू महंगा टॉय। अब यहाँ से जो डोमेस्टिक इंडस्ट्री है उसको लॉस होगा। तो इस चीज़ से बचने के लिए कि गवर्नमेंट अगर ऐसा देखती है कि अगर दूसरे कंट्री की जो ट्रेडिंग कंट्री है उसकी, वो अपनी कुछ चीज़ों पर बहुत ज़्यादा सब्सिडीज़ दे रहा है जिससे कि उनके प्रोडक्ट्स कॉम्पिटिटिव बन जाएं इन द एक्सपोर्ट मार्केट, तो गवर्नमेंट उस कंट्री की उन चीज़ों पर काउंटर वेलिंग ड्यूटी इम्पोज करती है। ओके, तो एक चीज़ और देख लेते हैं। द एंटी डंपिंग ड्यूटी एंड काउंटर वेलिंग ड्यूटी आर इम्पोज्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, बाय मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस एंड इट इज़ बेस्ड ऑन डायरेक्टरेट जनरल ऑफ ट्रेड रेमेडीज रिकमेंडेशंस। ओके, डायरेक्टर जनरल ऑफ ट्रेड रेमेडीज की रिकमेंडेशन पर ये एंटी डंपिंग ड्यूटी और काउंटर वेलिंग ड्यूटीज़ लगती हैं जिनको इन्फोर्स करना है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस को। अब डायरेक्टरेट जनरल ऑफ
ट्रेड एंड रेमेडीज़, ये किसके अंडर आता है? ये आता है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। नेक्स्ट टॉपिक इज डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर। ये क्या होता है? इट इज़ द फाउंडेशनल डिजिटल सिस्टम्स दैट इनेबल सिक्योर एंड इंक्लूसिव एक्सेस टू एसेंशियल सर्विसेज लाइक आइडेंटिटी वेरिफिकेशन, पेमेंट्स एंड डेटा एक्सचेंज। ये एक ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर है जो डिजिटल सर्विसेज को एक्सेस करने के लिए ईजी बनाता है, उसको सिक्योर बनाता है और इंक्लूसिविटी उसकी एक्सेस में बढ़ाता है। इसके एग्जांपल्स हैं डिजिटल आइडेंटिटी सिस्टम्स लाइक आधार, digital payment systems like UPI, digital wallets, and banking platforms, public digital services like e-governance portals, digital education, health services, data infrastructure like secure data storage like DigiLocker, cyber security frameworks like ensuring data protection and privacy, broadband and connectivity frameworks. ओके, इससे रिलेटेड एक टॉपिक है इंडिया स्टैक। इंडिया स्टैक क्या होता है? इट इज़ ए सेट ऑफ API मीन्स एप्लीकेशन परफॉर्मिंग इंटरफेसेस। ये क्या होता है? ये बेसिकली एक प्लेटफॉर्म है जिस पर डिफरेंट एप्लीकेशंस, ऐप्स इंटरेक्ट होते हैं, बनाए जाते हैं और रन करते हैं। इट इज़ ए सेट ऑफ API एंड डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इंडिया स्टैक इज ए सेट ऑफ API and digital infrastructure developed by Government of India. It is made for service delivery across sectors from banking and finance to healthcare and education. Its key components are Aadhaar, eKYC, UPI, GSTN, PMG Disha, direct benefit transfer, Aadhaar payment bridge, NPCI and many others. Okay? तो बस इनको आप एक दो बार देख लीजिएगा, ये याद हो जाएंगे और इनसे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप इजीली वहाँ पर उसको सॉल्व कर सकते हैं। इससे रिलेटेड एक और टॉपिक है, हम देख लेते हैं UPI वन वर्ल्ड। ये क्या होता है? द ट्रैवलर्स विजिटिंग इंडिया कैन सीमलेसली ट्रांजैक्ट विद मर्चेंट्स एंड वेंडर्स अक्रॉस इंडिया दैट एक्सेप्ट UPI पेमेंट्स। ये बेसिकली कुछ नहीं है, जो फॉरेन ट्रैवलर्स इंडिया में आते हैं उनके लिए एक UPI ऐप है, एक UPI प्लेटफॉर्म है जिससे कि वो UPI पेमेंट्स कर पाएँ इंडिया के अंदर। एक और इससे रिलेटेड टॉपिक है द इनिशिएटिव्स फॉर ग्लोबल एडवांस ऑफ डायरेक्ट डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर। तो ये कुछ ग्लोबल इनिशिएटिव्स हैं, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन UPSC आपसे पूछ सकती है कि ये किस चीज़ से रिलेट करते हैं। जैसे पूछ दे कि रिसेंटली द टर्म वन फ्यूचर अलायंस हैज़ बीन इन न्यूज़, व्हाट डज इट रिलेट टू? ठीक है, या ग्लोबल DPI रिपोजिटरी किससे रिलेट होता है, या सोशल इम्पैक्ट फंड किस चीज़ के लिए बनाया गया है, किस पर्पज़ के लिए बनाया गया है, या फिर यूरोपियन ट्रेड एंड टेक्नोलॉजी काउंसिल किससे रिलेटेड है। तो ये बेसिकली किससे रिलेटेड है? डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर से। अब हम डिस्कस कर लेते हैं UPI को, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। UPI तो आप सभी यूज भी करते होंगे, बहुत फेमिलियर भी होंगे उससे, तो उससे रिलेटेड डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है कि ये क्या करता है क्या नहीं करता है। कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशंस डिस्कस कर लेते हैं, जैसे कि UPI was developed by National Payments Corporation of India, NPCI. It powers multiple bank accounts into a single mobile application. Other countries that support UPI are Sri Lanka, Mauritius, France, UAE, Singapore, Bhutan and Nepal. मतलब ये कंट्रीज़ UPI पेमेंट्स को सपोर्ट करते हैं और एक्सेप्ट भी करते हैं। इनके यहाँ इन कंट्रीज़ में UPI यूज़ किया जाता है। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। UPSC हो सकता है आपसे क्वेश्चन को पूछते कि UPI सिर्फ इंडिया में ही चलता है, इट इज़ नॉट एप्लीकेबल और इट इज़ नॉट यूज्ड इन एनी अदर कंट्री, तो वो स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाएगा। या फिर पूछ सकता है कि इनमें से कौन सा कंट्री जो है UPI एक्सेप्ट करता है या UPI चलता है, तो ये आप याद रखिएगा। UPI 123 पे इट इज़ मेड फॉर फोन्स विदाउट इंटरनेट। अब UPI नॉर्मली हम भारत पे पेटीएम, फ़ोनपे इस तरीके के ट्रांजेक्शन्स करते हैं, ऐप से ट्रांजेक्शन्स करते हैं, तो ये इंटरनेट बेस्ड फ़ोन्स पे चलते हैं। लेकिन जिन फ़ोन्स में इंटरनेट नहीं है, जो कीपैड बेस्ड फ़ोन होते हैं पुराने, वो कैसे काम करेंगे, उनके लिए बनाया गया है UPI 123 पे। नेक्स्ट इज़ UPI लाइट। इट इज़ ए लो वैल्यू ट्रांजेक्शन वॉलेट लाइक चीज़ है ये, इट इज़ लाइक ए वॉलेट। ओके, इसमें कुछ रुपए, छोटा अमाउंट जैसे 2000 रुपये स्टोर हो जाते हैं, तो वहाँ से आप लो वैल्यू ट्रांजेक्शन्स कर सकते हैं विदाउट एंटरिंग UPI पिन। ये बात ध्यान रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें UPI पिन की ज़रूरत नहीं होती है।
एक और यूपीआई टूल है फॉरेन इनवर्ड रेमिटेंस। ये किस लिए बनाया गया है? इट इनेबल्स यूपीआई यूजर्स टू रिसीव रेमिटेंसेस डायरेक्टली इनटू देयर यूपीआई लिंक्ड बैंक अकाउंट्स एट पार्टिसिपेटिंग बैंक्स। रेमिटेंस अभी हमने डिस्कस किया था, जो फॉरेन में जो इंडियंस जॉब कर रहे हैं, जो वहाँ पे कुछ बिजनेस वगैरह कर रहे हैं, तो वो जो भी पैसा इंडिया में भेजते हैं उसको हम रेमिटेंस कहते हैं। अब हम डिस्कस कर लेते हैं एनपीसीआई के बारे में। एनपीसीआई इज एन अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन फॉर रिटेल पेमेंट एंड settlement systems in India. It was established in 2008 by RBI and Indian Banks Association. The major payment systems which are developed by NPCI are Unified Payment System means UPI, RuPay, National Electronic Toll Collection, अभी आप देखते हैं ना फास्टैग NPCI ने बनाया है। भारत बिल पेमेंट सिस्टम, इट इज़ ए वन स्टॉप बिल पेमेंट सॉल्यूशन। आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम विच इज़ यूज्ड इन डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र। इमीडिएट पेमेंट सिस्टम IMPS, नेशनल ऑटोमेटेड क्लियरिंग हाउस NACH। ये सब NPCI ने डेवलप किए हैं। अब NPCI से रिलेटेड एक क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। ये क्वेश्चन 2017 में पूछा गया था। फर्स्ट स्टेटमेंट इज नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया NPCI हेल्प्स इन प्रोमोटिंग द फाइनेंशियल इंक्लूजन इन द कंट्री। इज इट करेक्ट? यस, इट इज़ करेक्ट, बिकॉज ये सभी जो टूल्स हैं जो NPCI ने डेवलप किए हैं, ये क्या करते हैं? दे इंक्रीज फाइनेंशियल इंक्लूजन, दे प्रमोट फाइनेंशियल इंक्लूजन। ओके, सो दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट। सेकंड स्टेटमेंट इज NPCI हैज़ लॉन्च्ड रूपे, ए कार्ड पेमेंट स्कीम। विच ऑफ द स्टेटमेंट्स गिवन अबव आर करेक्ट? तो क्या NPCI ने रूपे को लॉन्च किया है? यस, ये हमने अभी डिस्कस किया, NPCI ने रूपे को लॉन्च किया है। ठीक है, तो इसके बेसिस पर हमने ये डिसाइड हुआ कि क्वेश्चन कौन सा स्टेटमेंट सही है। दोनों स्टेटमेंट सही है, तो ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। अब मान लीजिए कि ये क्वेश्चन अगर आप जब ये 2017 में पूछा गया था, अब आप अगर 2017 में पेपर दे रहे होते तो आपको ये नहीं पता होता कि रुपे कार्ड NPCI ने बनाया है या नहीं बनाया है, तो आप इस क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करते हैं? उसमें वही सिंपल फॉर्मूला कि जो स्टेटमेंट नहीं पता उसको आप छोड़ दीजिए। ठीक है, जो पता है, जो एलिमिनेट कर सकते हैं उससे देखते हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट तो पता है कि इट प्रमोट्स फाइनेंशियल इंक्लूजन, तो यस इट इज़ करेक्ट। तो इस स्टेटमेंट के बेसिस पर हम यहाँ से दो ऑप्शंस एलिमिनेट कर सकते हैं। इफ़ वन इज़ करेक्ट देन टू ओनली वुड बी रॉन्ग, इफ़ वन इज़ करेक्ट देन ऑप्शन डी वुड बी रॉन्ग। अब बचा क्या? ऑप्शन ए और ऑप्शन सी। अब यहाँ पे आपको अपने इंट्यूशन के बेसिस पर ये डिसीजन लेना है कि कौन सा ऑप्शन आपको मार्क करना है, क्योंकि यहाँ पे प्रोबेबिलिटी क्या हो गई? 50-50 की। अब यहाँ पे आप एक कैलकुलेटेड गैस ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2018 में पूछा गया है। विद रेफरेंस टू डिजिटल पेमेंट्स कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। स्टेटमेंट वन इज भीम ऐप अलाउज द यूजर टू ट्रांसफर मनी टू एनीवन विद ए UPI enabled बैंक अकाउंट। ओके, क्या स्टेटमेंट करेक्ट है? यस, इट इज़ करेक्ट। While a chip PIN debit card has 4 factors of authentication, Bheem app has only 2 factors of authentication. तो भीम ऐप में क्या 2 फैक्टर्स ऑफ ऑथेंटिकेशन होते हैं? यस, एक तो ऐप को लॉगिन करने के लिए आपको OTP चाहिए, पिन चाहिए, दूसरा ट्रांजैक्शन के लिए पिन चाहिए। ठीक है, तो इसमें 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन होता है, तो ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है। तो ऑप्शन सी हियर इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ये 2017 में पूछा गया है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट लाइकली कॉन्सिक्वेंस ऑफ इम्प्लीमेंटिंग द UPI। अब इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत ईजी होते हैं, सुपर ईजी होते हैं एग्जाम हॉल में। बस आपको ये देखना है, उन स्टेटमेंट्स को एलिमिनेट करना है जो ज़्यादा एब्सर्ड हैं। अब यहाँ देखते हैं ऑप्शन ए, मोबाइल वॉलेट्स विल नॉट बी नेसेसरी फॉर ऑनलाइन पेमेंट्स। क्या ये करेक्ट स्टेटमेंट लग रहा है या ये एक एब्सर्ड स्टेटमेंट है? ऑब्वियसली ये एक एब्सर्ड स्टेटमेंट है या नहीं, अभी हम इसको डिस्कस करते हैं, अभी हम इसको होल्ड पर रखते हैं। सेकंड स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट बी, डिजिटल करेंसी विल टोटली रिप्लेस द फिजिकल करेंसी इन अबाउट 2 decades। ये कैसा स्टेटमेंट है भाई? दिट इज़ एब्सोल्युटली ए एब्सर्ड स्टेटमेंट, बिकॉज कैन डिजिटल करेंसी टोटली रिप्लेस द फिजिकल करेंसी? अभी तक तो नहीं किया, और 2 दशक में कर देगी ऐसा पता भी नहीं है, तो ये स्टेटमेंट तो सही नहीं हो सकता है। दिस स्टेटमेंट इज़ रॉन्ग। थर्ड स्टेटमेंट इज FDI इनफ्लोज विल ड्रेस्टिकली इंक्रीज। क्या हम डेफिनेटली कह सकते हैं? नहीं, दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो रॉन्ग। स्टेटमेंट डी,
डायरेक्ट बेनिफिट, डायरेक्ट ट्रांसफर ऑफ सब्सिडीज टू पुअर पीपल विल बिकम वेरी इफेक्टिव। क्या ऐसा होगा? क्या यूपीआई के आ जाने से ऐसा होगा? क्या यूपीआई के आ जाने से सब्सिडीज़ का डायरेक्ट ट्रांसफ़र टू पुअर पीपल, क्या ये ज़्यादा इफेक्टिव बन पाएगा? ये तो सब्जेक्टिव है ना, ये ऑब्जेक्टिव तो है नहीं। और फिर दूसरी बात, यूपीआई किसके लिए है? टू सेटल पेमेंट्स, टू ट्रांसफ़र पेमेंट्स बिटवीन रिटेल ट्रांजेक्शन्स। अब ये क्या है? ये गवर्नमेंट टू पीपल जाता है। अब ये वेरी इफेक्टिव होगा या नहीं होगा, ये भी सब्जेक्टिव है। तो ये स्टेटमेंट भी मोस्ट लाइकली नहीं होगा। ये ठीक ठीक लग रहा है लेकिन ये मोस्ट लाइकली नहीं होगा। यूपीआई का डेफिनेट इम्पैक्ट क्या होगा? डेफिनेट इम्पैक्ट ये होगा कि यूपीआई की वजह से मोबाइल वॉलेट्स की ज़रूरत नहीं होगी। ठीक है, यूपीआई रियल टाइम में पेमेंट को सेटल करता है। अब जब कोई पेमेंट रियल टाइम में सेटल हो रही है तो उसके लिए मोबाइल वॉलेट्स की ज़रूरत नहीं है, जैसे पहले पेटीएम में मोबाइल वॉलेट होता था। तो ये ज़्यादा डेफिनेट है। दिस स्टेटमेंट ए इज़ मोर डेफिनेट। ओके, सो इट इज़ मोस्ट लाइकली आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सो ऑप्शन ए हियर इज करेक्ट आंसर। ऑप्शन ए हियर इज करेक्ट आंसर। आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर लिसनिंग टू दिस लेक्चर। अगर आपने टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब दिस टेलीग्राम चैनल, और इस लेक्चर के नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे। प्लीज़ शेयर दिस वीडियो एज मच एज पॉसिबल, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका बेनिफिट उठा सकें। See you in the next video. Till then, stay healthy, stay motivated, keep revising previous year questions.